हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम दिल्ली थ्रू द एजेस सब्जेक्ट की। और इसमें हम देखेंगे ये सेमेस्टर 2 के लिए है, जिसमें हम दिल्ली की हिस्ट्री को पढ़ेंगे। और जो सेमेस्टर 1 में भी आपको मैंने दिल्ली थ्रू द एजेस करवाया था, वहां पे मैंने आपको यूनिट वाइज करवाया था, लेकिन यहाँ पे इतना टाइम नहीं है हमारे पास यूनिट वाइज करने का, तो मैं आपको कंप्लीट वन शॉट कराने वाला हूँ। ठीक है, इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आपको पेपर से कम 2 से 3 बार देख कर जाना है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में शाहजहानाबाद, इसके बारे में हम सेमेस्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो शाहजहानाबाद है और मुगल दरबार जो है, इसमें अंग्रेजों के आगमन के साथ उभरे घटनाक्रमों पे प्रकाश डालिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, ये जो दिल्ली थ्रू द एजेस ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जब अंग्रेज आए थे उस समय को भी देखेंगे और आज के समय तक जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे कि अंग्रेज आए, फिर देश वो 200 सालों तक उनका शासन रहा, फिर देश को आजादी मिली, तो उस दौरान दिल्ली में क्या क्या परिवर्तन हुए वो सारी चीजें आपको इसमें दिखेगी, इस वाली सब्जेक्ट में दिखेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे शाहजहानाबाद और मुगल दरबार में अंग्रेजों के आने के बाद, ठीक है, जो घटनाक्रम है उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो शाहजहानाबाद है, जिसको हम आज के समय में पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे ये और मुगल दरबार में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखे। तो 19वीं शताब्दी में पुरानी दिल्ली में और मुगल दरबार में जो परिवर्तन दिखाई देने लगे थे उसको समझते हैं कि मुगल सम्राट जो था वो नाम मात्र का शासक रह गया था और वास्तविक सत्ता जो थी वो धीरे धीरे किसके पास जा रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये बंगाल में आई थी और यहाँ पे क्या करने आई थी, भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। लेकिन जब इनको लगा कि भाई यहाँ पे सस्ता श्रम मिल जाएगा, यानी मजदूर मिल जाएंगे और यहाँ पे संसाधन मिल जाएंगे, ठीक है, तो उनको लगा कि भाई इनके पास संसाधन भी है, श्रम भी है, और इसका फायदा कौन उठा सकते हैं, अंग्रेज उठा सकते हैं। फिर वो व्यापार से किस चीज पे आ गए, उन्होंने हमको गुलाम बना लिया। ठीक है, तो यानी कि असली जो पावर थी वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के हाथ में चली गई थी, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो काफी इस समय में ताकतवर हो रहे थे। तो दूसरी तरफ जो मुगल सम्राट है ये क्या हो रहे थे, ये कमजोर हो रहे थे। ठीक है, ये नाम मात्र के ही शासक रह गए थे। तो अंग्रेजों के आगमन से जो प्रशासन है, जो शिक्षा है, संस्कृति है, नगर नियोजन है और सार्वजनिक सुविधाओं के जो क्षेत्र हैं, इसमें नए नए विकास हुए, क्योंकि मुगलों के दौरान कुछ इमारतें, कुछ बिल्डिंग्स बनी थी, फिर इनके आने के बाद फिर से परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, जिन्होंने दिल्ली के स्वरूप को बदलना शुरू कर दिया, यानी मुगलों के बाद जो ये अंग्रेज आ चुके थे, अब इन्होंने दिल्ली के स्वरूप को, उसके स्ट्रक्चर को बदलना शुरू कर दिया। क्या क्या बदलाव आए, तो हम एक एक करके सारे पॉइंट को समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है प्रशासनिक परिवर्तन। यानी अंग्रेजों ने क्या करा, मुगल प्रशासन की जो व्यवस्था थी, कुछ व्यवस्था को बनाए रखा, ठीक है, और कुछ व्यवस्था में उन्होंने क्या करा, सुधार भी किया। कानून व्यवस्था जो थी उसको बनाए रखने के लिए कोतवाल, ठीक है, कोतवाल साहब आपने सुना होगा ना, थानेदार बोला जाता है। कोतवाल, थानेदार, चौकीदार जैसी जो संस्था थी ये इन्होंने बनाई। ठीक है, यानी कोतवाल जो पुलिस वाला टाइप का होता है वो हो गया, थानेदार हो गए, चौकीदार हो गए, ऐसे इन्होंने संस्था बना दी। फिर मुगल दरबार पे ब्रिटिश रेजिडेंट का प्रभाव बढ़ गया था, क्योंकि भाई अंग्रेज जो थे वो ज्यादा ताकतवर थे और मुगल शासन इस समय में बिल्कुल कमजोर हो गया था। फिर प्रशासनिक जो डिसीजन थे उसमें भी अंग्रेजों की भूमिका जो थी वो काफी इंपॉर्टेंट हो चुकी थी। ठीक है, ये हुआ पहला परिवर्तन, यानी प्रशासन में उन्होंने क्या करा, बदलाव करा। फिर दूसरा है नगर विकास और रख रखाव, यानी अंग्रेजों ने शहर के रख रखाव में और उसके विकास पे ध्यान दिया। इन्होंने सड़कें बनवाई, नाली बनवाई, नालियां, पुल बनवाए, और सार्वजनिक जो भवन थे उनको रिपेयर करवाया, यानी उनकी मरम्मत करवाई, और देखभाल के लिए भी क्या कर दी, एक समिति बना दी। ठीक है, यानी समिति बना दी जिसकी जिम्मेदारी जो थी इन सब चीजों की देखरेख की होती थी। फिर बाजारों में जो अतिक्रमण है इसको हटाने और शहर की दीवारों के संरक्षण के प्रयास किए गए। ठीक है, यानी बाजारों से जो कब्जा था उसको हटाने का काम किया गया और शहरों की जो दीवारें थी उसको उसको संरक्षण यानी उसको बचाने का प्रयास किया गया। इसके अलावा शहर को क्या करा इन्होंने, चार दीवारी, यानी चार दीवारी के बाहर नए उपनगरों के विकास भी इन्होंने शुरू कर दिया। अंग्रेजों के टाइम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है सार्वजनिक स्वास्थ्य और जल आपूर्ति, यानी अंग्रेजी प्रशासन ने सार्वजनिक जो स्वास्थ्य है यानी हेल्थ लोगों की, उस पे काम करा। उन्होंने इस चीज को महत्वपूर्ण विषय माना। अली मर्दान नहर को पुनर्जीवित करने का इन्होंने प्रयास किया, और जिससे कि नागरिक जो है, जनता जो है, इनको साफ पानी मिल सके। ठीक है, और जल निकासी व्यवस्था में सुधार करा, यानी नालियां और जो ड्रेनेज सिस्टम था उसको सुधारा। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करा, डिस्पेंसरी
स्थापित करी, यानी जो छोटी छोटी डिस्पेंसरी होती है, आप उसको हॉस्पिटल तो नहीं मान सकते क्योंकि वो छोटी डिस्पेंसरी होती है, इन्होंने इसको बनाना शुरू कर दिया। चौथे नंबर पे पॉइंट है हमारा दिल्ली कॉलेज की स्थापना और आधुनिक शिक्षा, यानी इस काल की सबसे महत्वपूर्ण जो उपलब्धि थी वो दिल्ली कॉलेज का विकास था। यह आधुनिक शिक्षा, यानी अंग्रेजों ने जो अपनी जो अंग्रेजी शिक्षा थी वो यहाँ पे लाई। विज्ञान और बौद्धिक जागरण का इन्होंने दिल्ली जो कॉलेज था इसको महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया था। फिर पश्चिमी विज्ञान, ठीक है, जो उनके यहाँ पे जो साइंस थी, उनका जो साहित्य था, इन ग्रंथों का इन्होंने उर्दू में ट्रांसलेशन करवाया। दिल्ली कॉलेज ने क्या करा, जो आधुनिक विचार थे इसके प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इससे दिल्ली का एक तरीके से पुनर्जागरण का इसको केंद्र माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या समझा है कि अंग्रेज जो है उन्होंने कॉलेज में बदलाव करा, वहां पे शिक्षा जो होती थी शिक्षा प्रणाली में बदलाव करा, आधुनिक शिक्षा लेकर आए। ठीक है, और पश्चिमी जो विज्ञान था, जो पश्चिमी ज्ञान था, वो सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे लानी शुरू कर दी। अगला पॉइंट है कि मुद्रालयों और साहित्य का विकास। तो अंग्रेजों के आने से जो प्रिंटिंग प्रेस होती थी, ठीक है, इसकी स्थापना होने लगी, जिससे कि साहित्य और बौद्धिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। ठीक है, अब क्या हो रहा था भाई कि छपाई तकनीक तो थी इनके पास, प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने स्थापित करनी शुरू कर दी, और उससे किताबें छापी गई, लिटरेचर छापा गया, जिससे कि कहीं ना कहीं लोग पढ़ते थे, तो बौद्धिक गतिविधि भी बढ़ी। उर्दू और फारसी भाषा में अनेक पुस्तकें और पत्र जो थे प्रकाशित होने लगे। इससे आधुनिक विचारों का प्रसार हुआ और शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या हुआ, नई संभावनाएं खुलने लगी। तो यहाँ पे हम ये समझेंगे कि उर्दू और फारसी भाषा में बहुत सारी किताबें आई, बहुत सारे पत्र प्रकाशित होने लगे, फिर आधुनिक विचारों को कहीं ना कहीं लोगों ने अपनाना शुरू करा, उसका प्रसार हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में नए नए परिवर्तन भी देखने को मिले। सांस्कृतिक जीवन में क्या चेंजेस हुए, तो शाहजहानाबाद यानी जो पुरानी दिल्ली है, ये अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा के लिए वैसे भी जानी जाती है। तो अंग्रेजों के बाद भी मुशायरे होते थे, ठीक है, जिसमें शायर वगैरह आते थे, शायरी वगैरह सुनाया करते थे, दास्तान गोई, बसंत उत्सव, फूल वालों की सैर, इन सब चीजों का आयोजन किया जाता था। ठीक है, दिल्ली की जो गंगा जमुनी संस्कृति थी और हिंदू मुस्लिम जो सहभागिता थी, इस काल में इसकी महत्वपूर्ण विशेषता बनी। 7वां पॉइंट है नई संस्थाओं और इमारतों का निर्माण। तो अंग्रेज अधिकारी जो थे इन्होंने चर्च, कॉलेज, प्रिंटिंग प्रेस, बागीचे, ठीक है, आवासीय भवन जो थे इनको बनवाना शुरू करा। और कश्मीरी गेट जो है, दरियागंज वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे अंग्रेज अधिकारियों का निवास बढ़ा, यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी रहने लगे। इससे दिल्ली की जो स्थापत्य है इसमें मुगल और ब्रिटिश शैली का भी मिश्रित रूप विकसित हुआ। मुगलों की तो पहले जो शैली थी उसमें भी कुछ बनाई गई, और ब्रिटिश शैली आ गई, तो कुछ नई चीजें आपको देखने को मिलेगी। लास्ट में आपको बताना है निष्कर्ष, यानी 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अंग्रेजों के आगमन से जो शाहजहानाबाद है और जो मुगल दरबार है, इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। प्रशासनिक सुधार किए गए, नगर का विकास हुआ, सार्वजनिक स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाने लगा, आधुनिक शिक्षा आई, ठीक है, छपाई तकनीक जो थी जिससे प्रिंटिंग प्रेस लाई गई, और नई नई सांस्कृतिक प्रवृत्तियों ने दिल्ली को एक नए युग में पहुंचा दिया था, और लोग थोड़े से यहाँ पे आधुनिक हो रहे थे, यानी कि मॉडर्न हो रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 का जो विद्रोह था इसका दिल्ली पे क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए 1857 का जो विद्रोह था भारतीय इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। ठीक है, दिल्ली इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र बना, क्योंकि देखो आपको पता था मेरठ से शुरुआत हुई थी, फिर वो कहां पे आए थे, दिल्ली में आए थे, है ना, जो सिपाही थे। फिर विद्रोही सैनिक जो थे इन्होंने बहादुर शाह जफर, क्योंकि दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर रहते थे, इनको अपना नेता यानी लीडर घोषित कर दिया था। फिर विद्रोह के दमन के बाद भी, यानी जब अंग्रेजों ने विद्रोह का दमन कर दिया था, उसके बाद भी दिल्ली को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। इस घटना ने दिल्ली के इतिहास और स्वरूप को पूरी तरीके से बदल दिया था। तो आखिर क्या हुआ था इस क्रांति में, तो एक एक चीज को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है जनसंख्या में कमी आई, यानी विद्रोह के दमन के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली में बहुत बड़े लेवल पे दमन चक्र चलाए, यानी कि कहने का मतलब है बहुत लोगों को मारा गया। ठीक है, हजारों लोगों की हत्या कर दी गई, बड़ी संख्या में लोगों को शहर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। परिणाम क्या हुआ कि दिल्ली की जनसंख्या जो थी वो कम हो गई, यानी उसमें बहुत गिरावट आई, और बहुत सारे परिवार जो थे वो विस्थापित हो गए थे। अगला पॉइंट है लूटपाट और विनाश, यानी अंग्रेजी सेना ने दिल्ली पर पुनः अधिकार करने के बाद बड़े पैमाने पर लूटपाट की, बहुत सारी हवेली, बाजार और भवन जो थे उसको तहस नहस कर दिया। जो बहुमूल्य वस्तुएं होती थी, किताबें थी, सांस्कृतिक धरोहर थी, उसको लूटा गया। इससे दिल्ली की जो आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि थी, इसको क्या हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ।
तीसरा पॉइंट है मुगल सत्ता का अंत, यानी 1857 के विद्रोह के बाद मुगल साम्राज्य का अंतिम अवशेष भी जो था वो समाप्त हो चुका था, क्योंकि बहादुर शाह जफर जो थे कमजोर शासक थे, तो ये गिरफ्तार कर दिया गया था और रंगून में, ठीक है, इनको निर्वासित कर दिया गया। इसके साथ ही लगभग 3 शताब्दी पुरानी जो मुगल सत्ता थी उसका यहाँ पे अंत हो जाता है। दिल्ली पूरी तरीके से अंग्रेजों के शासन के अंडर आ जाती है, ठीक है, यानी अंग्रेजों के शासन के तहत आ जाती है। अंग्रेजों का पूरी तरीके से शासन हो गया। लाल किला और जो शाही भवन थे इनका रूपांतरण हुआ, यानी विद्रोह के बाद लाल किले को सैन्य छावनी में बदल दिया गया, सेना यहाँ पे लाई गई। फिर इससे अनेक महल, अनेक बाग, मंडप, शाही इमारतें जो थी उसको नष्ट किया गया। मुगल जो थे, मुगल वैभव के जो प्रतीक थे, वो कई जो स्मारक थे जो मुगलों ने बनवाए थे, ठीक है, उसको नुकसान पहुंचाया गया, जिससे कि दिल्ली की जो ऐतिहासिक पहचान होती थी वो प्रभावित हुई। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या हुआ? व्यापारी, कारीगर, शिल्पकार को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा। बाजार उजड़ गए थे, व्यापारिक गतिविधियां ठप हो गई थी। तो दिल्ली के जो प्रसिद्ध मोहल्ले होते थे, ठीक है, वहां पे आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी थी। इससे क्या हुआ? शहर जो था, समृद्ध अर्थव्यवस्था होती थी एक समय में, उसको, समृद्ध अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ा। शहरी संरचना में परिवर्तन, यानी विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली के जो भौतिक स्वरूप है उसको बदलना शुरू करा। यहाँ पे इन्होंने रेलवे लाइन बिछाई, नए यातायात के साधन विकसित किए और शहर के कई हिस्सों का दोबारा से पुनर्निर्माण कराया इन्होंने अपने तरीके से, ठीक है। धीरे धीरे दिल्ली का स्वरूप बदला, औपनिवेशिक शहर के रूप में दिल्ली विकसित होने लगा। सांस्कृतिक जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो दिल्ली की साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बहुत नुकसान हुआ। मुशायरे जो थे, साहित्यिक सभाएं होती थी, सांस्कृतिक केंद्रों का जो महत्व था वो पहले के मुकाबले बहुत कम हो चुका था, ठीक है। गालिब जैसे जो साहित्यकार थे, इन्होंने अपने लेखन में उस समय की जो त्रासदी थी, उजड़ी हुई जो दिल्ली थी, इसका बहुत ही मार्मिक चित्रण करा, यानी इमोशनल चित्रण किया। निष्कर्ष में बता रहे हैं कि 1857 का विद्रोह जो था दिल्ली के इतिहास के लिए एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ। इसने मुगल शासन का अंत कर दिया और शहर की जनसंख्या कम हुई, अर्थव्यवस्था पे नुकसान हुआ, सांस्कृतिक जीवन को बहुत आघात पहुंचा। दिल्ली को एक नए औपनिवेशिक स्वरूप जो था इसका, उसमें अग्रसर किया गया, यानी दिल्ली में बहुत बड़े लेवल पे अंग्रेजों ने बदलाव करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1915 और 1933 के बीच में जो निर्मित शाही राजधानी शहर के वैचारिक आधार पे चर्चा कीजिए, ठीक है। पीवाईक्यू के क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। हो सकता है थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज कर दें, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। 1915 से 1933 के बीच में, तो देखिए 1911 के दिल्ली दरबार में जो ब्रिटिश सरकार थी उसने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी, ठीक है। यानी कलकत्ता अब राजधानी नहीं रहेगी, दिल्ली में इसको स्थानांतरण किया जाएगा। फिर 1915 से 1933 के बीच में नई दिल्ली का निर्माण किया गया और ये केवल प्रशासनिक राजधानी नहीं थी कि यहाँ पे केवल प्रशासन चलता है, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति, उनकी वैधता, ठीक है, और उनकी श्रेष्ठता को प्रदर्शित करने वाली एक नियोजित शाही राजधानी बन चुकी थी। नई दिल्ली की जो वास्तुकला है, यहाँ पे जो नगर योजना है, ठीक है, और सार्वजनिक जो भवन है, इसमें जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी विचारधारा है ये स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है कि साम्राज्यवादी शक्ति का प्रदर्शन। तो नई दिल्ली के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था अंग्रेजों का? कि ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति दिखानी थी कि मुगलों को हमने समाप्त कर दिया है और अब हमारा शासन है, उसको दिखाना था। तो अंग्रेज ये दिखाना चाहते थे कि भारत के वैध और शक्तिशाली शासक जो है वो कौन है? ब्रिटिश, यानी अंग्रेज है, ठीक है। तो बड़े बड़े भवन, चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े जो स्मारक थे, इसके माध्यम से इन्होंने ब्रिटिश शासन की प्रतिष्ठा को स्थापित किया। फिर दिल्ली के ऐतिहासिक महत्व का उपयोग करा, यानी ब्रिटिश शासकों ने, अंग्रेजों ने दिल्ली को इसलिए चुना क्योंकि ये प्राचीन और मध्यकालीन साम्राज्यों की राजधानी पहले से रह चुकी थी, इसलिए इन्होंने इसको भी क्या करा? अपनी राजधानी बना लिया। दिल्ली से शासन करना उन्हें मुगल शासकों की राजनीतिक विरासत को से जोड़ता था, क्योंकि मुगल भी दिल्ली से ही शासन करते थे, तो अंग्रेजों ने भी वहीं से शासन करना शुरू करा। इस प्रकार अंग्रेज खुद को भारत की पूर्ववर्ती शासकीय परंपराओं का उत्तराधिकारी दिखाना चाहते थे, यानी जैसे अंग्रेजों से पहले जो सत्ता चलती थी दिल्ली से, वही चीज दिखाना चाहते थे कि हमने भी उसी विरासत को संभाला हुआ है और हम भी यहीं से सत्ता चलाएंगे, ठीक है। शाही वैभव और भव्यता, यानी नई दिल्ली की जो योजना है इसमें आपको भव्यता दिखेगी, ये इसका बहुत विशेष महत्व है। लग्जरी चीजें बनाई गई, ठीक है। रायसीना हिल वाला जो स्थान है, यहाँ पे जो वायसराय हाउस था, आज के समय में देखें तो राष्ट्रपति भवन है ये, ठीक है। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जैसी जो इमारतें थी, इसका निर्माण करवाया गया। ये साम्राज्य की शक्ति और उनके गौरव को दिखाती है। इन भवनों का आकार जो था और ऊंचाई जो थी वो जनता पर प्रभाव डालने के उद्देश्य से निर्धारित की गई थी, यानी इनको ऊंचा बनाया गया था ताकि दूर से दिखे और जनता को पता लगे कि अंग्रेजों का क्या प्रभाव है
उन्होंने क्या स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है। फिर नियोजित नगर निर्माण, यानी जो नगर निर्माण था वो पूरा प्लान था, यानी नई दिल्ली आधुनिक नगर योजना का एक बेस्ट एग्जाम्पल आप मान सकते हो। यहाँ पे चौड़ी सड़कें थी, वृत्ताकार मार्ग थे, ठीक है। कुछ मार्ग ऐसे थे जो आपको गोल चक्कर दिखेगा, जैसे यहाँ से सड़क आ रही है, यहाँ से सड़क आ रही है, यहाँ से सड़क आ रही है, ठीक है। तो यूं गोल चक्कर में आपको दिखेंगे इस तरीके से। फिर लुटियंस जो थे, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, ये अंग्रेज अधिकारी थे। इन्होंने शहर को इस तरीके से डिजाइन किया कि प्रशासनिक भवन जो थे वो नगर के केंद्र में रहे, ठीक है। यानी जहां से प्रशासन चलता है वो दिल्ली के केंद्र में रहे और सत्ता का प्रभाव जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे। नेक्स्ट है भारतीय और यूरोपीय जो स्थापत्य का मिश्रण था, यानी नई दिल्ली की जो वास्तुकला है इसमें यूरोपीय शास्त्रीय शैली और भारतीय जो स्थापत्य है इसका मिश्रण आपको दिखाई देगा। गुंबद होती थी, छतरियां होती थी, जालियां होती थी, लाल बलुआ पत्थर का यूज किया जाता था, इन सब चीजों का उपयोग किया जाता था, ठीक है। यानी इन्होंने क्या करा, जो जो स्ट्रक्चर बनाए उसमें जो अंग्रेजों का जो तरीका था बनाने का, यानी यूरोप का जो था उसका, और जो भारत के जो तरीका था बनाने का, उनका मिश्रण आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था कि भारतीय जनता के बीच में ब्रिटिश शासन की स्वीकृति बढ़ना, यानी कि अंग्रेज जो है वो भारतीय शैली को अपना रहे हैं, ताकि लोगों को लगे कि भाई हाँ हमारी शैली को अपना रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी स्वीकृति बढ़े। फिर सत्ता और जनता के बीच की दूरी, यानी नई दिल्ली की संरचना ऐसी थी जिसमें शासक वर्ग और सामान्य जनता के बीच में क्लियर दूरी आपको दिखाई देगी। यानी जो मेन भवन है वहां पे शासक वर्ग रहेगा, ठीक है। प्रशासनिक क्षेत्र हो गया, बंगले हो गए बड़े बड़े, भारतीय आबादी वाले जो क्षेत्र है इसको अलग रखा गया, यानी इंडियन अलग जगह पे रहते हैं भारतीय लोग, और जो अंग्रेज है वो अलग जगह पे रहते हैं, ठीक है। यह औपनिवेशिक शासन की जो पदानुक्रमित सोच है उसको दर्शाता है। निष्कर्ष में आपको बताना है कि 1915 से 1933 के बीच में जो नई दिल्ली थी इसका निर्माण हुआ, और ये केवल राजधानी नहीं है बल्कि अंग्रेजों का जो साम्राज्यवाद है उसकी विचारधारा आपको दिखेगी। यहाँ पे वास्तुकला में आपको भारतीय शैली और जो यूरोपियन शैली थी उसका मिश्रण देखने को मिलता है। इसके तहत ब्रिटिश क्या दिखाना चाहते थे, अपनी शक्ति दिखाना चाहते थे, वैधता दिखाना चाहते थे और श्रेष्ठता को प्रदर्शित करना चाहते थे। यानी इन्होंने क्या करा, दिल्ली में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। एक ये आपका मेहरौली वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो मेहरौली देहात, ठीक है, इसका आपको इस पर नगरीय विजय जो है इसके प्रभाव के बारे में आपको बताना है। तो 20वीं शताब्दी में नई दिल्ली के निर्माण तथा स्वतंत्रता के बाद तेजी से शहरीकरण हुआ। इस कारण मेहरौली क्षेत्र जो है यहाँ पे बहुत सारे परिवर्तन हुए। कभी ये क्षेत्र ग्रामीण और कृषि प्रधान था, यानी गांव होते थे और खेती होती थी इधर, लेकिन दिल्ली के विस्तार जैसे जैसे हुआ तो धीरे धीरे ये शहरी क्षेत्र में बदल गया, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम नगरीय विजय भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, शहर आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र थे, यानी जिसमें शहर के आसपास के जो गांव वाले क्षेत्र हैं उसमें अपने प्रभाव से लेकर उनका पूरा स्वरूप ही इन्होंने बदल दिया। मेहरौली जो था इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। अब कृषि भूमि की कमी, यानी पहले तो खेती होती थी, अब इसमें खेती छोड़ के यहाँ घर बनाए गए, अन्य चीजें बनाई गई, यानी कृषि भूमि की कमी। तो नगरीय विस्तार हुआ, नगर बड़ा हुआ, तो सबसे बड़ा प्रभाव क्या हुआ, खेती वाली भूमि पे पड़ा। नई कॉलोनियां बन गई, सड़कें बन गई, कार्यालय बन गए, आवासीय क्षेत्र का निर्माण हो गया, तो बड़ी मात्रा में कृषि भूमि का अधिग्रहण किया गया। इसका परिणाम क्या हुआ कि खेती का क्षेत्र लगातार घटता गया और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो थी वो प्रभावित हुई। सेकंड पॉइंट है भूमि उपयोग में परिवर्तन। मेहरौली की जो भूमि थी, जो पहले खेती और पशुपालन के लिए उपयोग होती थी, अब धीरे धीरे यहाँ पे आवास यानी घर बन गए, रेजिडेंशियल हो गया, ये व्यवसायिक यानी कॉमर्शियल हो गया, बिजनेस होने लगा, संस्थागत उपयोग में बदल चुका था, ठीक है। जो पहले खेत होते थे वो अलग परिवर्तन उसमें हो चुका है। इस परिवर्तन ने गांव की जो पारंपरिक पहचान थी इसको कमजोर किया और शहरी गतिविधि बढ़ गई, यानी यहाँ के लोग भी शहरी होने लगे। सामाजिक संरचना में क्या बदलाव आया कि शहरीकरण के कारण बाहरी लोगों का आगमन बढ़ा। इससे जनसंख्या की संरचना जो थी ज्यादा विविध हो गई, बाहरी लोग आ रहे थे तो अलग अलग तरह की जनसंख्या हो गई। पारंपरिक ग्रामीण समुदाय की जगह पे मिश्रित शहरी समाज भी विकसित होने लगा। पहले गांव के लोग रहा करते थे, अब अलग अलग जगह के लोग यहाँ पे आ गए हैं। संयुक्त परिवार और सामुदायिक संबंधों की जगह पे अब व्यक्तिगत और व्यवसायिक संबंध जो था इसका महत्व बढ़ा था, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है आर्थिक परिवर्तन, यानी ग्रामीण लोगों की आजीविका जो थी कृषि से हटकर व्यापार यानी अब खेती छोड़कर व्यापार करने लगे, सेवा यानी सर्विस सेक्टर में चले गए, किराए की आय तथा अन्य शहरी व्यवसाय पे निर्भर हो गए, क्योंकि जो खेत वाली जमीन थी तो यहाँ पे इन्होंने घर बना दिया और उसको किराए पे दे दिया, तो किराए से इनकी इनकम होने लगी। भूमि अधिग्रहण से कुछ लोगों को आर्थिक लाभ भी हुआ, जबकि कई लोग जो थे अपनी पारंपरिक आजीविका से भी वंचित हो गए। जो खेती करते थे अब उनकी जो आजीविका थी वो खत्म हो गई।
अगला पॉइंट है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत पे क्या प्रभाव हुआ। तो महरौली जो है दिल्ली के सबसे प्राचीन ऐतिहासिक क्षेत्र में माना जाता है। यहाँ पे कुतुब परिसर जो हो गया, सूफी दरगाहें जो थी, अनेक ऐतिहासिक स्मारक थे। तो शहरी विस्तार हुआ तो इस कारण ये जो स्थल थे इस पे दबाव बढ़ने लगा। आसपास का जो पारंपरिक सांस्कृतिक वातावरण था ये भी काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। आधारभूत सुविधाओं का विकास यानी नगरीय विजय के परिणाम स्वरूप सड़कें, परिवहन, बिजली, जल आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं भी यहाँ पे बढ़ने लगी। ठीक है, जैसे जैसे नगर बढ़े तो ये सुविधाएं भी बढ़ी, जीवन स्तर में लोगों के सुधार आने लगा, लेकिन साथ ही साथ जनसंख्या भी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। ठीक है, यातायात और पर्यावरण की समस्याएं भी बढ़ी। अब एक चीज समझना, दिल्ली में ना जो दिल्ली के परमानेंट निवासी हैं आज की डेट में वो अल्पसंख्यक हैं, संख्या में बहुत कम है। दिल्ली में बाहर के लोग बसे हुए हैं आज की डेट में, देखा जाए यूपी के लोग, बिहार के लोग, बांग्लादेशी करोड़ों की संख्या में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लाखों की संख्या में, और अलग अलग स्टेट के लोग जो है दिल्ली में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बस गए और यहीं पे रहते हैं, तो इनकी जनसंख्या जो है काफी तेजी से बढ़ी। और जो मूल निवासी थे यहाँ के, जो कभी खेती किया करते थे, यहीं दिल्ली के ही है, उनकी संख्या कम हो गई। फिर पर्यावरण पे प्रभाव पड़ा, क्योंकि जो भाई यहाँ पे निर्माण कार्य हुए, जनसंख्या बढ़ी, तो हरे क्षेत्र जो थे यानी जो पेड़ पौधे वाले क्षेत्र थे वो घटने लगे, प्रदूषण बढ़ने लगा, प्राकृतिक संसाधनों पे भी दबाव बढ़ा। आज की डेट में देखते हो दिल्ली में क्या हाल हो जाता है पोल्यूशन की वजह से, ग्रामीण परिवेश जो था धीरे धीरे घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्र में बदलने लगा। निष्कर्ष क्या है कि महरौली देहात पर जब नगरीय विजय का प्रभाव पड़ा तो इसके बहुत सारे प्रभाव हुए, यानी आर्थिक अवसर और आधुनिक सुविधा में वृद्धि हुई, कृषि भूमि कम होने लगी, लोग पारंपरिक जो खेती थी उसको छोड़ने लगे, व्यापार करने लगे, किराए की इनकम पे रहने लगे। ठीक है, तो ये सब इसमें परिवर्तन हुए। अगला क्वेश्चन है कि विभाजन और स्वतंत्रता के अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ थे, यानी विभाजन का और स्वतंत्रता का अर्थ जो है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसकी टिप्पणी आपको इस पे लिखनी है। ठीक है, तो देखिए 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन इसके साथ ही हमारे देश का बंटवारा भी हो गया। तो इसलिए स्वतंत्रता और विभाजन जो है एक ऐतिहासिक घटना के दो पहलू हैं, यानी एक ऐतिहासिक घटना थी कि हमको आजादी भी मिली और देश का बंटवारा भी हो गया, जहां पे स्वतंत्रता ने करोड़ों भारतीयों और औपनिवेशिक शासन से मुक्ति यानी आजादी मिलने और नए भविष्य की आशा दी। यानी कि करोड़ों भारतीय ऐसे थे जो खुश थे किस बात को लेके कि हमारा देश आजाद हो गया है और अंग्रेजों के शासन से हमको मुक्ति मिल चुकी है, अब नया भविष्य बनेगा। ठीक है, वहीं विभाजन ने लाखों लोगों को विस्थापन भी करवाया, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़ा, हिंसा हुई, पीड़ा उठानी पड़ी, असुरक्षा का अनुभव पैदा हुआ, हजारों लोग तो मारे गए। ठीक है, इस कारण स्वतंत्रता और विभाजन का अर्थ जो था सभी लोगों के लिए समान नहीं था, किसी के लिए ठीक भी था तो किसी के लिए उसके बुरे परिणाम भी थे। तो पहला प्रश्न है, इसमें पहला पॉइंट है सॉरी, कि राष्ट्रवादियों के लिए स्वतंत्रता का क्या मतलब था। तो जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो राष्ट्रवादी थे, उनके लिए 1947 जो था वो भारत के लंबे स्वतंत्रता संघर्ष की सफलता का प्रतीक था, यानी जो लंबे समय तक हमने क्या किया, जो अंग्रेजों की गुलामी झेली उसके खिलाफ स्वतंत्रता का प्रतीक था। ये विदेशी शासन का अंत है, लोकतंत्र की स्थापना है और आत्मनिर्णय के अधिकार की प्राप्ति का क्षण था। इसके लिए अगर हम देखें तो स्वतंत्रता जो है हमारे राष्ट्रीय गौरव यानी देश के लिए गर्व की बात थी और एक इसको एक उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। अब जो रिफ्यूजी थे, जो शरणार्थी थे, उनके लिए क्या था भाई विभाजन, तो विभाजन के कारण लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि देखो एक तरफ स्वतंत्रता मिली तो खुशी का दिन था, दूसरी तरफ विभाजन हुआ तो ये दुख की बात है। पंजाब में, सिंध में, बंगाल में बड़ी संख्या में लोगों के साथ हिंसा भी हुई थी, लोग भारत और पाकिस्तान की ओर पलायन करने को मजबूर हुए थे, यहाँ पे बहुत ज्यादा हिंसा हुई थी यहाँ। इसके लिए स्वतंत्रता खुशी से अधिक दुख का विषय था, क्योंकि स्वतंत्रता मिली और अपना ही घर छूट गया, तो ये बहुत दुख का विषय था। ठीक है, विस्थापन और अनिश्चितता का जो अनुभव था इसको लेकर कहीं ना कहीं ये आया। दिल्ली के निवासियों पे क्या प्रभाव पड़ा, तो विभाजन के बाद दिल्ली में बड़ी संख्या में शरणार्थी आए, इससे शहर की जनसंख्या बढ़ी और नई कॉलोनियां जो थी उसका विकास हुआ। शरणार्थी के लिए दिल्ली जो थी एक नए जीवन की शुरुआत का केंद्र बन गई थी, जबकि जो पुराने निवासी थे उनके लिए सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का ये दौर माना जाता है। ठीक है, यानी कि दिल्ली में क्या असर पड़ा कि भाई बहुत सारे लोग आ गए, शरणार्थी आ गए, जनसंख्या बढ़ गई, नई कॉलोनियां बन गई, तो शरणार्थियों के लिए दिल्ली जो था एक नए जीवन की शुरुआत का केंद्र बन चुका था। सांप्रदायिक हिंसा का अनुभव, यानी विभाजन के दौरान हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदायों के साथ बहुत हिंसा हुई, हजारों लोग मारे गए और उनके परिवार बिछड़ गए। ठीक है, जिन लोगों ने हिंसा झेली उनके साथ
विभाजन का जो भय है, असुरक्षा और मानवीय त्रासदी का पर्याय बन चुका था, क्योंकि जो डायरेक्ट एक्शन डे किया गया था जिन्ना के कहने पे, उसमें जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने हिंदुओं को बड़ी संख्या में मारा काटा था। ठीक है, ऐसे ही जो अल्पसंख्यक मुस्लिम थे पंजाब और बंगाल की तरफ, तो वहां पे उनके साथ भी बहुत ज्यादा हिंसा हुई। फिर महिलाओं के विभाजन का अर्थ, विभाजन का सबसे गंभीर प्रयास जो था वो महिलाओं पे पड़ा। अपहरण किया गया, हिंसा की गई, विस्थापन हुआ, परिवारों के टूटने जैसी घटनाएं भी हुई, उनके जीवन जो था इससे बहुत गहराई से प्रभावित हुआ। महिलाओं के लिए विभाजन जो था केवल राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक त्रासदी है। बहुत सारी महिलाओं से जबरन शादी कर ली गई, बहुत सारी महिलाओं को तो मार दिया गया। अल्पसंख्यकों के नजरिए से देखें तो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में रहने वाले जो अल्पसंख्यक समुदाय थे, उनके लिए स्वतंत्रता के साथ असुरक्षा की भावना भी जुड़ी हुई थी। वो अपने भविष्य को लेके, अपनी पहचान को लेके, अपनी सुरक्षा को लेके बहुत ज्यादा भयभीत रहते थे, चिंताओं से घिरे रहते थे। ठीक है, फिर दिल्ली का परिवर्तन, यानी विभाजन के बाद दिल्ली का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्वरूप पूरी तरीके से बदल गया। शरणार्थी बहुत बड़ी संख्या में आए, नए बाजार, आवासीय कॉलोनियां बनी, व्यवसायिक केंद्र भी विकसित हुए। इस प्रकार विभाजन ने दिल्ली के शहरी विकास को भी बहुत ज्यादा प्रभावित किया। एंड में आपको निष्कर्ष बताना है कि 1947 की जो घटना थी, इसका अर्थ सभी लोगों के लिए एक जैसा नहीं था। ठीक है, जो शरणार्थी थे उनके लिए अलग था, और जो क्रांतिकारी थे जो उनके लिए अलग था, अल्पसंख्यकों के लिए इसका मतलब अलग था। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे बतानी थी। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के बाद दिल्ली शहर में क्या बदलाव आया, और 1857 के विद्रोह की घटना दिल्ली को किन परिवर्तनों की ओर ले गई है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन ना मैंने कराया है आपको इससे पहले, वहां पे सेम क्वेश्चन आया था पेपर में, लेकिन उसकी लैंग्वेज चेंज थी। यहाँ पे भी क्वेश्चन वही आ रखा है, थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज जो है चेंज कर दी गई है। ठीक है, तो देखिए 1857 का विद्रोह जो था वो दिल्ली के इतिहास के लिए एक निर्णायक मोड़ माना जाता है। विद्रोह के दौरान क्या हुआ, दिल्ली जो था विद्रोहियों का केंद्र बन चुका था। बहादुर शाह जफर को इन्होंने अपना लीडर मान लिया था। अंग्रेजों ने जब विद्रोह को कुचल दिया तब दिल्ली का दमन हुआ, यहाँ पे विनाश हुआ, पुनर्गठन का सामना करना पड़ा। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे मारे गए थे, बहुत सारे लोग यहाँ पे छोड़कर चले गए दिल्ली को, तो ये सब हुआ। फिर जनसंख्या में गिरावट हुई, यानी कि विद्रोह के दमन के बाद अंग्रेजों ने बहुत हत्या करी, लोगों को मारा, उन पे कार्रवाई करी, जिसके कारण जो बड़ी संख्या थी वो शहर छोड़ गई और बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी गई। तो इसलिए क्या हुआ, दिल्ली की जनसंख्या कम हो गई। गालिब के अनुसार लोग अपना घर छोड़ के मकबरों और आसपास के क्षेत्रों में शरण लेने लगे थे। ठीक है, दिल्ली की जनसंख्या जो थी काफी कम हो गई थी। लूटपाट हुई, आर्थिक विनाश हुआ, यानी अंग्रेजी जो सेना थी उसने दिल्ली पे पुनः अधिकार कर लिया और बड़े पैमाने पे लूटपाट की। तो वस्तु, सोना, चांदी, शॉल, अन्य संपत्ति जो थी वो लूटी गई, और व्यापारिक केंद्र और समृद्ध जो मोहल्ले थे उसको बहुत नुकसान पहुंचाया गया। मुगल सत्ता का अंत हो गया था, यानी 1857 के बाद बहादुर शाह जो जफर थे उनको उनके पद से हटा दिया गया, निर्वासित कर दिया गया। इसके साथ ही मुगल साम्राज्य का अंतिम अवशेष जो थे वो भी समाप्त कर दिए गए। ठीक है, दिल्ली जो थी पूरी तरीके से अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गई थी। लाल किले का रूपांतरण किया गया, यानी विद्रोह के बाद लाल किले को सैन्य छावनी में इन्होंने बदल दिया, सेना ला दी वहां पे, बाग, मंडप, महल, शाही इमारतें, ये सब क्या किया इन्होंने, उसमें बदलाव करा। प्रसिद्ध मोहल्ले और बाजारों का विनाश, यानी जो कटरा, नील जैसे जो समृद्ध क्षेत्र थे इनको लूटा गया। मोहल्ले जो थे बहुत सारे वो उजाड़ दिए गए, बाजार उजाड़ दिए गए, लोग विस्थापित हुए। उनकी कहीं ना कहीं जो एक पारंपरिक जो व्यापारिक और सामाजिक संरचना थी वो प्रभावित हो गई। व्यापारियों को नुकसान हुआ, आम लोगों को नुकसान हुआ, बहुत नुकसान उठाना पड़ा। शहरी संरचना में परिवर्तन, अब इन्होंने अपने तरीके से स्ट्रक्चर बनाना शुरू करा, यानी अंग्रेजों ने दिल्ली के भौतिक स्वरूप को बदलना शुरू करा। इन्होंने रेलवे लाइन बिछा दी, यात्री टर्मिनल और माल गोदाम बना दिए। परिवहन संचार की सुविधाएं जो थी वो दिल्ली में नए तरीके से विकसित की गई और औपनिवेशिक शहर के रूप में इसको विकसित किया गया। मुगल स्थापत्य की संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, तो अंग्रेजों ने दिल्ली के कई मुगलकालीन स्थापत्य तत्व जो थे वो पूरी तरीके से नष्ट कर दिए या फिर उसको बदल दिए। चांदनी चौक की जो नहरें थी, बगीचे थे, ये जो संरचनाएं थी ये समाप्त कर दी गई अंग्रेजों के द्वारा। शहर की जो पारंपरिक मुगल स्वरूप था वो धीरे धीरे औपनिवेशिक स्वरूप में बदलने लगा था। आठवां पॉइंट है कि नई औपनिवेशिक दिल्ली का उदय, यानी 1857 के बाद दिल्ली में अंग्रेजी प्रशासन, रेलवे, आधुनिक व्यापारिक गतिविधियां और नई जो बस्तियां थी इनका विकास होने लगा था। ठीक है, तो नई नई बस्तियां बस रही थी। शहर की पहचान जो थी अब मुगल राजधानी नहीं थी, बदलकर औपनिवेशिक केंद्र बन चुका था, यानी ब्रिटिश अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था। ठीक है, तो 1857 का विद्रोह जो था दिल्ली के लिए एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि एक गहरा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का कारण बना। मुगल सत्ता यहाँ पे समाप्त हुई, शहर की जनसंख्या कम हुई, अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया गया, दिल्ली का भौतिक स्वरूप बदल दिया गया और अंग्रेजों ने पूरी तरीके से इसको कंट्रोल में पा लिया और यहाँ की जो सत्ता परिवर्तन पूरी तरीके से अंग्रेजों ने कर दिया था।
ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके शॉर्ट में पूछा गया था, यानी जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं कमेंट वाले या टिप्पणी वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें पूछा गया था कि गालिब की दिल्ली, बस इतना लिखा था, आपको उसके बारे में बताना था। ठीक है, तो देखिए मिर्जा गालिब 19वीं शताब्दी की दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण साहित्यकार थे। ठीक है, ये लिखा करते थे और इनकी रचना और इनके जो पत्र थे उस समय दिल्ली के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन के बारे में झलक देते थे कि दिल्ली का जीवन कैसा है, लोगों की लाइफ कैसी है। गालिब की दिल्ली केवल एक शहर नहीं थी बल्कि तहजीब थी, साहित्य था, मुशायरों और शाही संस्कृतियों का केंद्र माना जाता था। फिर 1857 के विद्रोह के बाद क्या होता है, उन्होंने दिल्ली के विनाश और उसके बदलते हुए जो स्वरूप है उसका बहुत ही इमोशनल चित्रण किया था। नेक्स्ट है कि गालिब की दिल्ली की विशेषता, तो ये सांस्कृतिक राजधानी थी, यानी कि गालिब की दिल्ली जो थी, यहाँ पे मुशायरे होते थे, शायर आते थे, कवि आते थे, दास्तान गोई होती थी, साहित्य सभाएं होती थी। ठीक है, कवि वगैरह आते थे, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए फेमस थी, उर्दू भाषा का साहित्य और साहित्य का उत्कर्ष यहाँ से हुआ था। गंगा जमुनी तहजीब, दिल्ली में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच में सांस्कृतिक समन्वय दिखाई देता था। बसंत के उत्सव मनाए जाते थे, फूल वालों की सैर जैसे त्योहार यहाँ पे मनाए जाते थे उत्साह के साथ। फिर 1857 के बाद यहाँ पे आई त्रासदी, यानी 1857 के विद्रोह के दमन के बाद दिल्ली में बहुत विनाश हुआ। गालिब ने लिखा है कि लोग अपना घर छोड़कर शहर से बाहर जाने के लिए मजबूर हुए, दिल्ली को उजाड़ा गया और दिल्ली के जो दुखद परिवर्तन था उसका इन्होंने चित्रण किया अपने साहित्य में। मुगल संस्कृति का पतन, यानी गालिब ने मुगल दरबार के पतन और दिल्ली की शाही संस्कृति जो थी, इसका वैभव जो समाप्त था, वो अपनी आंखों से देखा है कि इसका वैभव, इसकी जो मतलब एक रुतबा होता था, वो उनके सामने ही डूब गया। इनके लेखन में इस परिवर्तन की जो पीड़ा है वो दिखाई देती है। निष्कर्ष बताना है कि गालिब की दिल्ली एक ऐसी दिल्ली थी जो सांस्कृतिक समृद्धि, साहित्यिक गौरव और शाही परंपराओं के लिए जानी जाती थी। लेकिन 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके बाद दिल्ली में विनाश हुआ, लोगों का विस्थापन हुआ और पतन का सामना करना पड़ा, मुगल सत्ता समाप्त हो गई और यहाँ पे एक नई सत्ता आ गई जिसको हम अंग्रेजों का शासन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिल्ली कॉलेज। दिल्ली कॉलेज 19वीं शताब्दी में दिल्ली के बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास का एक प्रमुख केंद्र माना गया। ठीक है, इसकी जो ख्याति थी वो दूर दूर तक फैली थी, यानी ये बहुत फेमस था अलग अलग जगहों पे। दिल्ली के बाहर से भी स्टूडेंट यहाँ पे आते थे पढ़ाई करने के लिए। इस कॉलेज में क्या होता था, आधुनिक शिक्षा दी जा रही थी, वैज्ञानिक सोच और पश्चिमी ज्ञान जो था इसका प्रसार के में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि अंग्रेजों का पूरा कंट्रोल था तो शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने अपने हिसाब से बदला। दिल्ली कॉलेज की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि यहाँ पे पश्चिमी विज्ञान, वेस्टर्न साइंस और साहित्य को, यानी पश्चिमी साहित्य जो था उसको स्थानीय भाषा में खासकर उर्दू के माध्यम से ट्रांसलेट करके पढ़ाया गया और समझाया गया। कॉलेज की जो वर्नाक्यूलर सोसाइटी थी, इसने क्या करा, ग्रीक जो क्लासिक्स और वैज्ञानिक ग्रंथ जो थे उनको उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है, उसको पढ़ाया गया तो आधुनिक ज्ञान जो था वो स्टूडेंट तक पहुंचा। C.F. एंड्रयूज ने दिल्ली कॉलेज से जुड़े इस बौद्धिक जागरण को दिल्ली का पुनर्जागरण माना है। ठीक है, फिर रामचंद्र, डॉक्टर मुकुंदलाल, मौलवी जियाउद्दीन, मौलवी जका उल्ला और सैयद अहमद खान जैसे विद्वान जो थे इससे जुड़े रहे। निष्कर्ष क्या है इसका, निष्कर्ष में आपको बताना है बस 2 लाइन कि दिल्ली कॉलेज ने आधुनिक दिल्ली के निर्माण में और शिक्षा, विज्ञान और भाषा और बौद्धिक चेतना के माध्यम से इसके एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, फिर थोड़ा सा बता देना कि यहाँ पे अलग अलग स्टेट से भी स्टूडेंट आया करते थे पढ़ने, बस खत्म। ठीक है, यही था आपका ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली विश्वविद्यालय यानी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है इसका इतिहास बताइए। तो दिल्ली विश्वविद्यालय जो है भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना 1922 में हुई। विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य क्या था, दिल्ली और उत्तर भारत के जो स्टूडेंट है उनको अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना, शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक ज्ञान जो है उसको प्रसार करना और नई दिल्ली के निर्माण और राजधानी जो है उसके विकास के साथ साथ अच्छे अच्छे यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की भी आवश्यकता बढ़ने लग रही थी। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, दिल्ली जो विश्वविद्यालय जो था इसका विकास किया गया। फिर स्थापना 1922 में हुई है, यानी उस समय में शासन किसका है, अंग्रेजों का है। तो डीयू जो है इसकी स्थापना भारत सरकार के एक अधिनियम के अंतर्गत 1922 में की गई थी और भारत सरकार का मतलब यहाँ पे अंग्रेजों की सरकार से है। तो प्रारंभ में इसके अंतर्गत कुछ महाविद्यालय होते थे, ये उच्च शिक्षा का केंद्र थे। धीरे धीरे महाविद्यालय, ये जो विश्वविद्यालय है देश के प्रमुख एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में शामिल हो गया। यहाँ पे कला, विज्ञान, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान और अन्य जो विषय थे इसकी शिक्षा दी जाने लगी। यहाँ पे रिसर्च का भी काम हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध, यानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विश्वविद्यालय के बहुत सारे स्टूडेंट जो थे
बहुत सारे टीचर्स होते हैं वो राष्ट्रीय गतिविधि से जुड़े। ठीक है, इस प्रकार ये केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना का भी केंद्र बन चुका था, क्योंकि सभी क्या चाहते थे, अंग्रेजों से आजादी चाहते थे। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद विस्तार, यानी 1947 के बाद दिल्ली की बढ़ती जनसंख्या और राजधानी के विस्तार के साथ साथ जो विश्वविद्यालय है इसका भी बहुत तेजी से विकास हुआ। नए महाविद्यालय, विभाग और अनुसंधान केंद्र स्थापित हुए। तो 1947 के बाद देश आजाद हुआ और दिल्ली की जनसंख्या बढ़ती गई, राजधानी का विस्तार होने लगा, तो जो विश्वविद्यालय थे वो भी उसका तेजी से विकास हुआ, नए नए कॉलेज बनाए गए। ठीक है, इसमें नए कॉलेज बनाए गए, नए विभाग जोड़े गए, रिसर्च केंद्र स्थापित किए गए। वर्तमान में क्या महत्व है, तो आज के समय में जो डीयू है, आप एसओएल के स्टूडेंट हो या रेगुलर के स्टूडेंट हो या एनसीए के हो तो ये भी डीयू के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आज दिल्ली विश्वविद्यालय भारत के सबसे बड़े प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में गिना जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे देश विदेश से स्टूडेंट आते हैं पढ़ाई करने के लिए और ये उच्च शिक्षा और अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक है, लास्ट में आपको निष्कर्ष बताना है, यानी डीयू का इतिहास जो है वो दिल्ली के शैक्षिक और सामाजिक विकास से जुड़ा हुआ है। 1922 में स्थापना हुई थी। इस समय में क्या हुआ था कि भारत के जो अग्रणी जो विश्वविद्यालय हैं ये इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, आज भी ज्ञान अनुसंधान तथा राष्ट्रीय विकास इसका महत्वपूर्ण योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेलकम या मेहरौली के विशेष संदर्भ से उन प्रक्रियाओं को समझाइए जिनसे कुछ शहरी जगहों या बाहरी दिल्ली का जो विकास है वो हुआ था, उसके बारे में आपको क्या करना है, यहाँ पे समझाना है। यानी यहाँ पे वेलकम और मेहरौली ये दो जगह की बात चल रही है। ठीक है, वेलकम आपने सुना होगा दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में एक क्षेत्र है। तो देखिए, दिल्ली का जो शहरी विस्तार है ये केवल योजनाबद्ध सरकारी निर्माण का परिणाम नहीं था, यानी कि जो प्लानिंग करके दिल्ली को उसका जो शहरी विस्तार हुआ था केवल इसका ये परिणाम नहीं है, बल्कि यहाँ पे प्रवासन, यानी जो अलग अलग जगह से लोग आके बसे हैं। आप देखते हो कि अलग अलग स्टेट, यहाँ पे यूपी के लोग, बिहार के लोग, बंगाल के लोग, अलग अलग स्टेट के लोग दिल्ली में रहते हैं, तो ये जो प्रवास कर गए ये भी इसका रीजन है। फिर भूमि उपयोग में परिवर्तन, पहले क्या होता था, ज्यादातर यहाँ पे खेती वाली जमीन थी तो खेती भी होती थी, अब उसमें परिवर्तन हो चुका है क्योंकि खेत कम हो चुके हैं, यहाँ पे औद्योगिकरण होने लगा है, परिवहन का विकास हो रहा है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। ये जो प्रक्रिया थी ना इसका परिणाम था। ठीक है, यानी दिल्ली में जो शहरी विस्तार हुआ था वो इन सब चीजों का परिणाम था। वेलकम और मेहरौली ये बाहरी दिल्ली के ऐसे क्षेत्र हैं जो समय के साथ ग्रामीण या अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों से विकसित होकर शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो गए। ठीक है, यानी पहले क्या होते थे, ये या तो ग्रामीण क्षेत्र होते थे या अर्ध ग्रामीण क्षेत्र होते थे। फिर क्या हुआ, समय जैसे जैसे आगे बढ़ा तो ये वेलकम और मेहरौली ये दोनों क्षेत्र जो हैं ये क्या हो गए, ये परिवर्तित हो गए। किसमें परिवर्तित हो गए, शहरी क्षेत्र में, यानी अब ये शहर बन चुके थे। एक एक करके पॉइंट में समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है जनसंख्या में वृद्धि और प्रवासन। तो 1947 के जो बंटवारा था, विभाजन था, उसके बाद दिल्ली में बड़ी संख्या में रिफ्यूजी आए थे। ठीक है, शरणार्थी आए थे। बाद के दशकों में रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश में देश के अलग अलग भागों से लोग दिल्ली आने लगे। जैसे यूपी से लोग आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं। ठीक है, पूरे देश भर में से लोग कहाँ पे आते हैं, दिल्ली में आते हैं। किस लिए, रोजगार के लिए। फिर इससे क्या होता है, जनसंख्या बढ़ती है और जनसंख्या बढ़ी तो इसके कारण नए आवासीय क्षेत्र यानी कि रहने के लिए क्षेत्र भी चाहिए था और बस्तियों का विकास भी यहाँ पे हुआ है। तो वेलकम जैसे क्षेत्र जो था इसका विस्तार जो है इसी प्रक्रिया का परिणाम है। यानी ये जो वेलकम जैसा क्षेत्र है ये यही प्रक्रिया थी कि ज्यादा लोग आ रहे थे तो कहीं ना कहीं रेजिडेंशियल उनको चाहिए था, यानी लोगों को रहना था, तो आवासीय क्षेत्र के रूप में इन कॉलोनी काटी गई, कॉलोनियां बसाई गई। ठीक है, फिर ग्रामीण क्षेत्रों का शहरीकरण, यानी मेहरौली जो है ग्रामीण क्षेत्र होता था जहां कृषि होती थी, पशुपालन होता था, ये यहाँ की प्रमुख गतिविधि होती थी। ठीक है, फिर दिल्ली के विस्तार के साथ साथ कृषि भूमि का उपयोग जो था वो आवासीय क्षेत्र में यानी रेजिडेंशियल के रूप में होने लगा, व्यवसायिक और संस्थागत उद्देश्यों के लिए होने लगा। इससे क्या हुआ, गांव जो थे वो धीरे धीरे शहर का हिस्सा बन गए। थर्ड पॉइंट है भूमि उपयोग में परिवर्तन, यानी शहरी विकास के लिए बड़ी मात्रा में भूमि का अधिग्रहण यहाँ पे किया गया। खेतों और खुले क्षेत्रों की जगह में मकान, बाजार, सड़क और यहाँ पे ऑफिस बनने लगे। यानी क्या था कि यहाँ पे कभी खेत होते थे, खुले क्षेत्र होते थे, खुले मैदान होते थे, अब वहां पे बनने लगे घर, यानी मकान बनने लगे, बाजार स्थापित हो गए, वहां पे सड़कें बना दी गई, ऑफिस बनने लगे। तो इससे क्या होता है कि जो बाहरी दिल्ली है इसके क्षेत्र का जो स्वरूप था वो पूरी तरीके से यहाँ पे बदल चुका था। ठीक है, यानी भूमि का जो उपयोग था उसमें परिवर्तन हो गया, अब खेती नहीं हो रही है, खेती की जगह यहाँ पे सड़कें बनाई जा रही है, ऑफिस बनाए जा रहे हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है परिवहन और संपर्क का विकास।
सड़कों, बस सेवाओं तथा अन्य परिवहन सुविधाओं के विकास ने बाहरी क्षेत्रों को शहर शहर के केंद्र से जोड़ दिया। अब यहाँ पे सड़कें बन गई, बस की सर्विसेज उपलब्ध होने लगी, अन्य ट्रांसपोर्ट जो था वो भी यहाँ पे उपलब्ध होने लगा। तो अब ये क्या हो गया, जो बाहरी क्षेत्र के शहर थे, बाहरी क्षेत्र थे, उसको भी शहर के केंद्र से जोड़ने लगे। जैसे मान लो ये दिल्ली शहर है, अब इसको अलग अलग क्षेत्रों से इसने जोड़ दिया। फिर यहाँ पे अच्छा संपर्क यानी बेहतर संपर्क व्यवस्था हो गई, तो इसके कारण लोगों के लिए इन क्षेत्रों में बसना और भी ज्यादा आसान हो गया। तो शहरी विस्तार को यहाँ पे और ज्यादा गति मिली। अगला पॉइंट है आर्थिक गतिविधि का विस्तार। शहरीकरण के साथ साथ व्यापार, छोटे छोटे उद्योग, सेवा क्षेत्र, किराए की अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। यानी यहाँ पे अब क्या होने लगा है, ट्रेड होने लगा है, व्यापार होने लगा है, छोटे छोटे उद्योग लगाए जाने लगे हैं, सर्विस सेक्टर यहाँ पे डेवलप हो रहा था। और जिन लोगों के पास जमीन थी उन्होंने उसको किराए पे देना शुरू कर दिया, मकान बनाकर, या मैदान के रूप में भी यूज में आ जाता है तो उसको किराए पे देना शुरू कर दिया। इससे स्थानीय लोग जो थे उनको नए नए रोजगार मिलने लगे और बाहरी दिल्ली जो थी आर्थिक दृष्टि से ज्यादा सक्रिय क्षेत्र बन चुकी थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। यानी प्रवास के कारण अलग अलग भाषाओं, संस्कृतियों और समुदायों के लोग जो थे इन क्षेत्र में क्या हुए, बसने लगे। ठीक है, यानी कि प्रवास जब बढ़ा तो इस कारण जो अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जो भाषा बोलने वाले लोग थे, अलग अलग कल्चर के लोग थे, अलग अलग समुदाय जो थे वो दिल्ली में बसने लगे। परिणाम क्या होता है कि पारंपरिक जो ग्रामीण समाज था उसकी जगह में अब बहुसांस्कृतिक शहरी समाज का विकास होने लगा था। एंड में आपको निष्कर्ष बताना है, यानी वेलकम और मेहरौली जैसे क्षेत्र जो हैं इनका विकास जो है वो जनसंख्या वृद्धि, प्रवासन, भूमि उपयोग में परिवर्तन और परिवहन सुविधाओं के विस्तार तथा आर्थिक गतिविधियों की वृद्धि का परिणाम था। इन प्रक्रियाओं ने बाहरी दिल्ली को ग्रामीण स्वरूप से निकालकर आधुनिक शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार ये क्षेत्र जो था दिल्ली के निरंतर शहरी विस्तार और परिवर्तन के महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली किस हद तक भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के शाही दर्शन का प्रतिनिधित्व करती थी। यानी जो नई दिल्ली है वो किस हद तक, बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन की लैंग्वेज को, जो हमारी नई दिल्ली है वो किस हद तक भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य यानी अंग्रेजों का जो साम्राज्य था उसका जो शाही दर्शन है उसका प्रतिनिधित्व करती है। तो अंग्रेजों ने आखिर ऐसी कौन सी बिल्डिंग या ऐसी कौन सी सड़कें बनाई है नई दिल्ली में जिससे वो उनके साम्राज्य को दिखा रही है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करेंगे। सन 1911 की बात है, दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली में शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, यानी घोषणा कर दी थी कि कलकत्ता से अब राजधानी जो है दिल्ली आएगी। इसके बाद निर्मित नई दिल्ली, जो नई दिल्ली बनाई गई उसमें केवल ये प्रशासनिक राजधानी नहीं थी बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य का शाही दर्शन आपको यहाँ पे क्लियर होता है मूर्त रूप में, यानी आप उसको देख सकते हो। उन्होंने इसकी योजना बनाई, यहाँ पे वास्तुकला यानी कि नए नए भवन का निर्माण करा, शहरी संरचना के माध्यम से ब्रिटिश शासक जो थे अपनी शक्ति और अपनी वैधता और अपना गौरव इसको दिखाना चाहते थे। सबसे पहला पॉइंट है साम्राज्य की शक्ति और श्रेष्ठता का प्रदर्शन। नई दिल्ली को इस प्रकार से डिजाइन किया कि ब्रिटिश जो साम्राज्य था इसकी शक्ति जो है क्लियर दिखाई दे। ठीक है, यानी बड़े बड़े भवन बनाए गए, सड़क जो थी चौड़ी चौड़ी बनाई गई और भव्य सार्वजनिक स्थल बनाए गए। ठीक है, जो कि संदेश देते हैं कि ब्रिटिश शासन जो है शक्तिशाली और स्थायी है। दूसरा पॉइंट है शाही राजधानी की अवधारणा। ब्रिटिश शासक स्वयं को भारत के पूर्ववर्ती सम्राट यानी जो पहले के सम्राट होते थे, चाहे वो मुगल हो या उनसे पहले अन्य सम्राट हो, खासकर वैसे तो इनसे पहले मुगल ही होते थे, इनका उत्तराधिकारी मानते थे कि भाई ये मुगल गए अब हम हैं, हम चलाएंगे यहाँ पे शासन। इसलिए दिल्ली को राजधानी बनाकर इन्होंने अपनी सत्ता को ऐतिहासिक वैधता प्रदान करने का प्रयास किया, क्योंकि राजधानी होती थी दिल्ली हमेशा से। तो नई दिल्ली का एक आधुनिक शाही राजधानी के रूप में विकसित किया गया। ठीक है, यानी दिल्ली को क्या किया गया, एक शाही राजधानी के रूप में बनाया गया। फिर जो रायसीना हिल है ये सत्ता का प्रतीक है एक तरीके से। तो वायसराय हाउस यानी जो आज के समय में हमारा राष्ट्रपति भवन था, ठीक है, अब तो हालांकि एक नया राष्ट्रपति भवन भी बना दिया गया है, वरना उससे पहले तो हमेशा वही वाला यूज होता था अंग्रेजों वाला। तो ये जो राष्ट्रपति भवन है इसको रायसीना पहाड़ी जो है दिल्ली में उस पे बनाया गया था। ठीक है, ये ऊंचाई पे स्थित है। ये भवन जो है सत्ता की सर्वोच्चता का प्रतीक है। आपने कभी राष्ट्रपति भवन देखा होगा, नहीं तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा, सब अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। उसमें नॉर्थ ब्लॉक हो गया, साउथ ब्लॉक हो गया, वो शाही अवधारणा को ही व्यक्त करता है। काफी बड़ा और काफी विशाल वो बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भव्य वास्तुकला में साम्राज्यवादी सोच। यानी एडविन लुटियंस जो थे और हर्बर्ट बेकर जो थे, इन्होंने जो बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी जो इमारत हैं, ठीक है, इन्होंने बनवाई थी।
उसकी भव्यता पे विशेष बल दिया, यानी वो देखने में लग्जरी लगे, कोई देखे तो कहे वाह क्या बिल्डिंग बनाई है, ठीक है। तो इन भवनों का उद्देश्य केवल प्रशासनिक काम नहीं था, बल्कि भारतीय जनता को ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति से प्रभावित करना था, ताकि भारतीय जनता देखे और उनको पता लगे कि ब्रिटिश साम्राज्य कितना ताकतवर है। फिर भारतीय और यूरोपीय शैलियों का मिश्रण, यानी इंडियन जो शैली थी और जो यूरोपियन शैली थी उसको मिश्रित करके और इन्होंने ये बिल्डिंग्स बनाई थी। तो नई दिल्ली की इमारतों में गुंबद भी आपको दिखेगी, छतरियां दिखेंगी, जालियां दिखेंगी, लाल बलुआ पत्थर दिखेगा। तो ये सब भारतीय तत्व हैं, ठीक है। इसमें यूरोपीय स्थापत्य शैली को भी इसके साथ जोड़ दिया गया। ये ब्रिटिश शासक और उनकी उस नीति को दर्शाता है जिससे वो भारतीय परंपराओं को अपनाकर अपने शासन को वैध और स्वीकार्य बनाना चाहते थे, क्योंकि जो मुगल थे जब वो भारत आए थे उन्होंने भी भारतीय परंपराओं को कुछ हद तक अपनाया था, और ऐसे ही अंग्रेज भी थे, उन्होंने भी भारतीय शैली को अपनाकर यहाँ पे जो भवन निर्माण है वो किया था, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि शासक और जनता के बीच दूरी। तो नई दिल्ली की जो नगर योजना थी ये सत्ता के केंद्र और आम जनता के निवास क्षेत्र से अलग रखा गया। जैसे मान लो नई दिल्ली है, यहाँ पे अंग्रेजों ने जो बिल्डिंग्स बनाई, ठीक है, उसको जो आम दिल्ली वाले लोग हैं उनकी जो बिल्डिंग होती थी, घर होते थे, उससे बिल्कुल अलग दिखाया गया, अलग तरीके से बनाया गया। चौड़े मार्ग, विशाल खुली सड़क जगह, फिर प्रशासनिक भवनों की विशिष्ट स्थिति और औपनिवेशिक शासन की पदानुक्रमित सोच को ये दिखाती है। फिर है निष्कर्ष, यानी नई दिल्ली काफी हद तक भारत में ब्रिटिश साम्राज्य में के शाही दर्शन का प्रतिनिधित्व करती थी। यह शहर केवल प्रशासनिक राजधानी नहीं होता था, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद, शक्ति, गौरव और स्थायित्व का प्रतीक होता था, ठीक है। इसकी वास्तुकला जो है और यहाँ पे जो नगर योजना है इसमें साम्राज्यवादी विचार आपको क्लियर दिखाई देते हैं। स्वतंत्रता के बाद भी नई दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी बनी रही, लेकिन इसका जो मूल स्वरूप था वो ब्रिटिश शाही दृष्टि की ऐतिहासिक विरासत को आज भी दिखाता है। तो यहाँ पे निष्कर्ष में आपको क्या बताना है कि जो नई दिल्ली है ना, ये बहुत हद तक अंग्रेजों का जो साम्राज्य था, उनका जो शाही दर्शन है उसको दिखाती है। तो ये शहर केवल प्रशासनिक राजधानी नहीं है, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की शक्ति को दिखाता है, गौरव को दिखाता है, उसके प्रतीक के रूप में हम समझ सकते हैं। इनकी जो वास्तुकला थी, नगर योजना जो थी, इसमें इन्होंने यूरोपियन शैली और इंडियन शैली दोनों का उपयोग किया था, ठीक है। तो ये हमारी राजधानी जो है दिल्ली, उसका एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका था। तो ये बातें आपको बतानी थी। अब आपको क्या करना है, गूगल पे जाके सर्च करना है कि ऐसी 5 से 7 जगह कम से कम जो अंग्रेजों ने दिल्ली में बनाई है, ठीक है। तब आपको पता लगेगा कि क्या क्या उनके द्वारा बनाया गया है, और आप उसको देख भी सकते हो। और देखो ये इंग्लिश मीडियम की वीडियो हमने पहले से अपलोड कर दी है, अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हो तो आप इसे भी देख सकते हो। बाकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं PYQ वाले मैंने सारे क्वेश्चन ले लिए हैं, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, और लैंग्वेज थोड़ी बहुत घुमा सकते हैं, बाकी क्वेश्चन तो यही आने, ठीक है। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कम 2 बार तो जरूर पेपर से पहले देख के जाओगे। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। अच्छे से मेहनत करके जाओ और अच्छे से एग्जाम दे के आना।